बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे जी जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट जो कि प्रेस्क्राइब की गई है सेक्शन 15 से सेक्शन 20 सिविल प्रोसीजर कोड 1908। अब सेक्शन 16 इसका क्या कहता है जी? Suit to be instituted where subject matter situate। अब सब्जेक्ट मैटर किसकी बात करता है? यहां बेसिकली वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, लेकिन एवरी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं करता। जो सर्टेन प्रॉपर्टी यहां बयान की गई है इस सेक्शन में, उसके मुताबिक जो जुरिस्डिक्शन जहां वेस्ट होती है जिस कोर्ट को, उस कोर्ट में सूट जो है वो इंस्टीट्यूट होगा। हाँ, अगेन यहाँ एक लीगल डॉक्ट्राइन है, उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। फोरम नॉन कन्वीनियंस, कि अगर किसी को कोई फोरम में पेश होने में कोई परेशानी है, मुश्किलात हैं, तो दावा जो है देन ट्रांसफ़र किया जा सकता है और जुरिस्डिक्शन जो है वो चेंज हो सकती है। अब यहाँ और भी आगे चल के क्वेश्चन आएंगे कि अगर एक ही फ्री कैन की दो या दो से ज़्यादा कोर्ट्स में इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो वाक़या है, तो उस प्रॉपर्टी का दावा कहाँ चल सकता है? तो किसी भी एक कोर्ट में 3 जगह या 4 जगहों पे जहाँ भी प्रॉपर्टी वाक़या है, किसी एक जगह पे भी वो दावा किया जा सकता है। और उसमें मुख्तलिफ कोर्ट्स जो हैं आल्दो ने जुरिस्डिक्शन है, तो ये फिर अगेन ऑप्शन ऑफ द पार्टी है कि वो जो भी ऑप्ट करती है और जहां वो इंस्टीट्यूट करना चाहती है वो दावा दायर कर सकती है इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट मूवेबल। अब सेक्शन 16 क्या कहता है जी? इसका ए है फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या है? मींस प्रॉफिट। और रेंट क्या है? रेंट। इसके साथ करना चाहते हैं, मतलब इमूवेबल गैर मनकूला जायदाद जिसमें जमीन, घर, ये चीजें शामिल हैं। अगर इसका कोई दावा बंदा करना चाहता है और उसमें वो कहता है कि हाँ ये इंक्लूड किया जा सकता है, उस प्रॉपर्टी का कोई रेंट है या उस प्रॉपर्टी का कोई मींस प्रॉफिट है, तो वो भी शामिल किया जा सकता है। उसके लिए अलहदा किसी और कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं होगी उसी में। यानी कि जैसे कि ये तो एसेंस है कि सूट इंक्लूड टू होल क्लेम, जितना भी क्लेम आपके बनते हैं आप उसमें शामिल कर दें। अदरवाइज वैसे भी ये लीगल बार आ जाता है ऑर्डर 2 रूल 2 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत। तो अब ये कहता है जी अगर तो इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी जगह पे वाक़या है तो वहां दावा दायर किया जाएगा जहां वो वाक़या है। अगर प्रॉपर्टी लाहौर में वाक़या है तो दावा सिर्फ लाहौर में होगा। ये पार्टी की ऑप्शन पे भी नहीं होगा। हाँ, एक सिर्फ जो सुप्रा मेंशन मैंने लीगल डॉक्ट्राइन का हवाला दिया, वहां कुछ सर्कमस्टेंस एक्सेप्शनल हालात हों तो फिर हो सकता है। अब बी कहता है जी फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगेन अगर पार्टीशन का दावा है तो ये भी वहां होगा जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी वाक़या है। अगर प्रॉपर्टी कराची में वाक़या है तो दावा जो है वो लाहौर में नहीं हो सकता, दावा भी वहां ही होगा जहां प्रॉपर्टी वाक़या है। दावा किस चीज का है? तकसीम का दावा है, सूट फॉर पार्टीशन। आगे चल के यहाँ ये भी है कि पार्टीशन में थोड़ा सा आ जाता है कि पार्टीशन में दावा जो है कि वो क्या एग्रीकल्चर लैंड है तो फिर सिविल कोर्ट को इख्तियार नहीं है, वो रेवेन्यू कोर्ट को है, लेकिन होगा उसी कोर्ट में जिस कोर्ट में या जहां वो प्रॉपर्टी वाक़या है, जहां की रेवेन्यू कोर्ट या तहसीलदार या एसी उसी के पास होगा जहां वो प्रॉपर्टी वाक़या है। अब सी कहता है जी फॉर फोरक्लोजर्स। फोरक्लोजर क्या होता है जी?
बेसिकली इसका मकसद होता है टू रिटेन द प्रॉपर्टी अगेंस्ट द मॉर्गेज मनी। अब प्रॉपर्टी को अपने पास रख लेना कि मैंने इस पे इतना पैसा दिया था, और उसके साथ मार्कअप के साथ अब एक्चुअल प्राइस जो है इससे ज्यादा मेरा मार्कअप हो चुका है और पैसा वापस नहीं किया जा रहा, तो फिर जो इसमें मॉर्टगेजी है वो जाएगा और जाके अदालत को कहेगा कि ये प्रॉपर्टी जो है वो मेरे नाम कर दी जाए। अब सेल और रिडम्पशन इन द केस ऑफ मॉर्टगेज ऑफ और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। चार्ज अपॉन एनी चार्ज, कोई भी प्रॉपर्टी पे लियन है, बार है, कोई बैंक का लेन देन है, तो वो भी कहता है कि वहां ही होगा जहां प्रॉपर्टी वाक़ है। और फोरक्लोजर का दूसरा अपोनेंट वर्ड्स जो है वो है रिडम्पशन, जिसे उर्दू में कहते हैं फक्र रहन, कि रिडीम कराना प्रॉपर्टी को, आज़ाद करवाना उस प्रॉपर्टी को जो मॉर्टगेज की गई है। तो रिडम्पशन के लिए भी दावा वहां ही होगा जहां जो प्रॉपर्टी है वो वाक़या है। अब डी क्लास में कहता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट टू और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये तो छोड़ गया, अब पार्टीशन भी नहीं है, रिडम्पशन भी नहीं है, और अगेन उसमें और भी कोई रिकवरी का भी नहीं है। तो फिर वो कहता है कि कोई डिक्लेरेशन का है, कोई टाइटल डिफेक्टिव है, कोई कैंसिलेशन का है, पर्टेनिंग टू वेरी डॉक्यूमेंट्स, उस प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी डॉक्यूमेंट है फैब्रिकेट किया गया है, फोर्ज किया गया है। तो अब फोर्जरी का दावा भी जिस प्रॉपर्टी, जहां प्रॉपर्टी वाक़या है और उसका टेम्पर्ड हुआ है, फोर्ज हुआ है, या उसमें कोई डिक्लेरेशन का इशू है कि इसे डिक्लेयर किया जाए। हाँ, यहाँ डिक्लेरेशन में एक चीज आएगी कि डिक्लेरेशन जो है लीगल एड्स की हद तक, अगर प्रॉपर्टी कहीं और भी हो तो जस्ट लीगल एड की हद तक डिक्लेरेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी की किसी और जगह पे भी हो किसी और कोर्ट में भी हो सकती है, जहां वो प्रॉपर्टी वाक़या है उससे हट के किसी और दीगर जगह, दीगर कोर्ट को भी अख्तियार है कि वो दावा जस्ट ओनली फॉर द डिक्लेरेशन। अब इसमें ई कहता है फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में कुछ गलत किया गया है, किसी ने ऑक्युपाइड कर लिया है, किसी ने उसके मिसयूज किया है, डिमोलिश किया है, तो वो भी दावा वहां ही होगा जहां वो प्रॉपर्टी वाक़या है। फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट। अब यहां ये जानना जरूरी है, अटैचमेंट है। सपोज अटैचमेंट क्या है, किसी ने किसी के पैसे देने हैं और उसे एप्रीहेंशन है कि जजमेंट एंड डिक्री जो है वो जब आ गई मेरे हक में, प्लेंटिफ को ये एप्रीहेंशन है, तो जो डिफेंडेंट ने मेरे पैसे देने हैं ये प्रॉपर्टी बेच देगा, तो वो अटैच करा सकता है। और